कौवा के 3 प्रश्न। पहला, संसार में पुरुष अधिक है या स्त्रियां? दूसरा, संसार में मुर्दा अधिक है या जीवित? तीसरा, संसार में मूर्ख अधिक है या बुद्धिमान? एक कौवा के 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, इस संसार में स्त्रियां अधिक है या पुरुष? दूसरा प्रश्न, इस संसार में मनुष्य जन्म अधिक लेते हैं या मरते हैं? तीसरा प्रश्न, इस संसार में मूर्ख अधिक है या बुद्धिमान? बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में एक राजा राज करता था। उस राजा का नाम सत्यजीत था। उसकी रानी बहुत ही सुंदर थी। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन की बात है, रानी अपनी सखियों के साथ अपने महल की छत पर बैठी हुई थी। तभी अचानक आकाश में उड़ते हुए किसी पक्षी ने रानी के सिर पर बीट कर दी। यह देखकर रानी को बहुत गुस्सा आया और इतनी सी बात पर रानी रुष्ट होकर अपने कक्ष में जाकर लेट गई। जब यह खबर राजा को मिली कि उनकी रानी किसी बात पर रूठकर अपने कक्ष में लेट गई है, तो राजा रानी के कक्ष में जा पहुंचे और रानी के रूठने का कारण पूछने लगे। रानी ने कहा, महाराज, आज मैं अपनी सहेलियों के साथ छत पर बैठी हुई थी, तभी अचानक मेरे सिर पर किसी पक्षी ने बीट कर दी है, जिस कारण मुझे बहुत बुरा लगा। और जब तक आप उस पक्षी को मृत्यु दंड नहीं दे देंगे, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी और आपसे बात भी नहीं करूंगी। रानी का ऐसा हठ देखकर पहले तो राजा रानी को समझाने लगे कि देखो रानी, इस संसार में लाखों पक्षी है, ऐसे में मैं कैसे पता करूंगा कि आपके सिर पर कौन से पक्षी ने बीट की है? इसलिए आप गुस्सा त्याग दो और लाओ, तुम्हारा सिर मैं साफ कर देता हूँ। राजा के बार बार समझाने पर भी रानी ने अपना हठ नहीं छोड़ा। अंत में विवश होकर राजा ने सभी बहेलियों को आदेश दे दिया कि हमारे राज्य में जितने भी पक्षी है, सबको पकड़कर हमारे पास ले आओ, हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। अब तो राजा का आदेश सुनकर सभी बहेलिये जाल बिछा बिछा कर पक्षियों को पकड़ने लगे। अब यह देखकर सभी पक्षियों में इस बात का शोर होने लगा कि यहाँ का राजा सभी पक्षियों को पकड़वाकर उन्हें मारने वाला है। बस हम पक्षियों का दोष इतना है कि हम में से किसी एक पक्षी ने रानी के सिर पर बीट कर दी है। अब एक पक्षी की सजा सबको मिलेगी, यह कैसा न्याय हुआ? तो उन समस्त पक्षियों में से एक बूढ़ा पक्षी था जो बहुत ही बुद्धिमान था। उसने एक रणनीति बनाई और समस्त पक्षियों से कहा कि आप सब राजा के पास जाओ और जाकर के राजा से कहना कि जब तक हमारे मुखिया ना आ जाए तब तक हमें मत मारो। यदि वह राजा तुमसे पूछे कि तुम्हारे मुखिया कहाँ गए हैं, तो कह देना कि हमारे मुखिया 7 समुद्र पार किसी दूसरे देश में जटिल समस्या का समाधान करने गए हैं। सभी पक्षियों ने अपने मुखिया की बात मान ली। अब तो सभी पक्षी बहेलियों के जाल में फंसकर राजा के समक्ष पहुंच गए। राजा ने उनसे कहा, हे पक्षियों, तुम में से किसी एक ने हमारी रानी के सिर पर बीट की है, इसीलिए हम अपनी रानी को खुश करने के लिए आप सबको मारने का आदेश देते हैं। क्या हमारे राज्य के समस्त पक्षी यहाँ पर आ चुके हैं? राजा की ऐसी बात सुनकर समस्त पक्षी एक स्वर में कहने लगे, महाराज, आप बेशक हमें मार देना, परंतु अभी हमारे मुखिया जी नहीं आए हैं, कृपया उन्हें आ जाने दीजिए, जो अभी 7 समुद्र पार दूसरे देश में एक जटिल समस्या को सुलझाने गए हैं। समस्त पक्षियों की ऐसी बात सुनकर राजा आश्चर्य से पूछने लगे, क्या तुम्हारे मुखिया इतने बुद्धिमान है जो विदेश में न्याय करने गए हैं? तब तो हमें जरूर इंतजार करना चाहिए। इस प्रकार उस राजा ने उस मुखिया पक्षी का शाम तक इंतजार किया और शाम के समय जब वह मुखिया पक्षी आया तो राजा ने उसे अपने पास आसन पर बिठाया और पूछा कि हे पक्षियों के मुखिया, आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? तो राजा की बात सुनकर मुखिया पक्षी कहने लगा, महाराज, 7 समुद्र पार एक राजा ने पूछा था कि इस संसार में स्त्रियां अधिक है या पुरुष। जब इस प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे पाया तो फिर हमें निमंत्रण दिया गया, तो हमने जाकर इस प्रश्न का उत्तर बताया। तब वह राजा उस मुखिया से पूछने लगा कि आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया? राजा कहने लगा, मेरे ख्याल से तो इस संसार में पुरुष ही अधिक है। तो वह मुखिया पक्षी कहने लगा, नहीं महाराज, इस संसार में स्त्रियां अधिक है। राजा पूछने लगा कि आपने किस आधार पर बताया कि संसार में स्त्रियां अधिक है? मुखिया पक्षी बोला, महाराज, इस संसार में जो पुरुष अपनी स्त्री की बात मानकर निर्दोष जीवों की हत्या करता है, ऐसा निंदनीय और अधर्मी पुरुष भी स्त्री के समान ही माना जाता है। मुखिया पक्षी की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं भी आज अपनी रानी के कहने पर इन निर्दोष पक्षियों को मारने जा रहा हूँ। इसका मतलब मैं भी स्त्रियों की गिनती में आ जाऊंगा। यही सोचकर राजा ने उन सभी पक्षियों को आजाद करवा दिया। सभी पक्षियों को बहुत प्रसन्नता हुई। उधर जब रानी को पता चला
कि महाराज ने उन सभी पक्षियों को पकड़वाकर मारने की बजाय उन सभी को छोड़ दिया है। तो रानी ने अन्न जल को त्याग दिया और राजा से कहा कि महाराज, जब तक आप उन पक्षियों को प्राण दंड नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अपनी रानी को प्राणों से ज्यादा चाहने वाला वह राजा अपने वचन से मुकर गया और अगले दिन उसने बहेलियों से कहकर फिर से समस्त पक्षियों को पकड़वा लिया और सबको मारने का आदेश दे दिया। पहले की तरह पक्षियों ने फिर वही बात कही, महाराज हमारे मुखिया को आ जाने दीजिए, उसके बाद आप हमें मार देना। राजा कहने लगा, तुम्हारा मुखिया आज कहाँ गया है और वह अभी तक क्यों नहीं आया है? पक्षियों ने कहा, महाराज हमारे मुखिया जी आज पहाड़ों के उस पार जो देश है वहाँ किसी बात का निर्णय करने के लिए गए हैं, वह आते ही होंगे। फिर कुछ समय के बाद मुखिया पक्षी भी आ गया। उसे देखकर राजा ने कहा, बताओ मुखिया, इतनी देरी से आने का क्या कारण है? मुखिया पक्षी कहने लगा, महाराज आज मैं जिस देश में गया था वहाँ की न्याय पंचायत सिर्फ एक प्रश्न पर अटकी हुई थी जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था, इसीलिए वहाँ के राजा ने मुझे आमंत्रित किया था। तब मैंने ही जाकर उस प्रश्न का उत्तर दिया था। प्रश्न यह था कि इस संसार में कितने प्राणी पैदा होते हैं और कितने मरते हैं। राजा ने कहा, मेरे हिसाब से तो लोग पैदा अधिक होते हैं, मरने वालों की संख्या तो कम होगी। परंतु आपने क्या जवाब दिया? मुखिया पक्षी कहने लगा, महाराज मैंने बताया कि संसार में लोग मरते अधिक हैं। राजा ने पूछा, वह कैसे? मुखिया पक्षी कहने लगा, हे राजन, जो राजा सही फैसला सुनाकर और किसी के बहकावे में या लोभ में आकर अपने निर्णय को बदल देता है और अपने वचन से मुकर जाता है, ऐसा व्यक्ति जीवित होकर भी मरे हुए के समान है। ऐसे व्यक्ति की चारों तरफ निंदा ही होती है। उस मुखिया पक्षी का जवाब सुनकर राजा फिर सोच में पड़ गया कि ऐसा राजा तो मैं ही हूँ जो अपनी रानी के प्रेम में अंधा होकर अपने वचन से मुकर गया हूँ। मैं निंदा का पात्र नहीं बनना चाहता। ऐसा विचार करके राजा ने उन समस्त पक्षियों को फिर से मुक्त कर दिया। सभी पक्षी खुशी खुशी अपने अपने स्थान को वापस चले गए। उधर जब रानी ने सुना कि महाराज ने आज भी पक्षियों को दंड नहीं दिया है तो उसने महाराज को बताया कि वह आज आत्महत्या कर लेगी या तो उसकी मांग पूरी हो। अब तो विवश होकर राजा धर्म संकट में फंस गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। काफी सोच विचार करके राजा ने अगले दिन फिर सभी पक्षियों को पकड़वा लिया और फिर वैसा ही हुआ। मुखिया पक्षी फिर से विलंब से आया तो राजा ने उसके विलंब से आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि आज वह बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद को सुलझा कर आ रहा है। किसी राजसभा में इस बात पर विवाद था कि दुनिया में मूर्ख अधिक है या बुद्धिमान। राजा कहने लगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस संसार में बुद्धिमान तो बहुत अधिक है, मूर्ख तो दो चार ही होंगे। क्या आपने यही बताया? तो मुखिया पक्षी कहने लगा, नहीं, मैंने बताया कि संसार में मूर्ख अधिक है और बुद्धिमान लोग बहुत कम, क्योंकि जो पुरुष अपनी बुद्धि और विवेक से काम नहीं करता है उसके निर्णय में दूसरे लोगों की इच्छा शामिल होती है। धर्म अधर्म को जानबूझकर जो बुद्धि और विवेक से निर्णय नहीं करता है, जो एक जीव की रक्षा के लिए लाखों की जान लेना चाहता है, वह मूर्ख ही तो होता है। हे राजन, आपके दरबार में सभी बुद्धिमान व्यक्ति आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। यह सभी मूर्खों की श्रेणी में ही आते हैं। आपके इस फैसले पर आपका विवेक काम नहीं कर रहा है। आप जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ अपनी रानी के कहने से कर रहे हैं, इसीलिए आप महामूर्ख है। इसलिए हे राजन, दुनिया में मूर्खों की संख्या अधिक है। पक्षी के इस जवाब से राजा का जमीर जाग उठा और उसने निश्चय किया कि रानी मरे या जिए, मैं इन निर्दोष पक्षियों को नहीं मारूंगा। फिर राजा ने सभी पक्षियों को आजाद कर दिया। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी अपने अपने स्थान को वापस चले गए। इसलिए मनुष्य को किसी प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने के बाद भी निर्णय किसी के दबाव में आकर नहीं करना चाहिए। ऐसा मनुष्य नीच योनि को प्राप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य